ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानञ्च सवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। गुरनी मैया श्री केसर देवी जी महाराज साहब की जय। सभी पूज्य संत सखियों की जय हो। आपको सबको आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही। पहले का रिवीजन करके आगे अपन बढ़ते हैं, तब तक और भी सभी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, अभी 14 ही पार्टिसिपेंट्स आए हैं, 15 हुए हैं। हाँ, मैंने चेक किया है कौन कौन आए हैं। हम्म, 15 पार्टिसिपेंट्स। हाँ, पिछली क्लास में आपने क्या क्या सीखा था लास्ट सेशन के अंदर, कौन बताएंगे? हाँ, रूपाली जी, रूपाली बताएगी। हाँ मथेन वंदा में गुलनिसा। हाँ, जैसे हमने सबसे पहले सीजन में प्राकृत का अर्थ जाना था, फिर हमने उसके भेद जाने थे, फिर उसकी विशेषताएं जानी थी, फिर उसकी वर्णमाला और उसमें और हिंदी वर्णमाला जानी थी हमने, और स्वर व्यंजन जाने थे। सेकेंड सेशन में आपने क्या सीखा, कौन बताएंगे? सेकेंड सेशन में आशा जी, पूजा जी, श्रेया, सब आप अनम्यूट कर दीजिए और बोलिए। कौन बोलेगा? श्रेया? मथेनंदन में सब। हाँ, कौन? श्रेया जी बोल रहे हैं ना? जी जी। हाँ, लास्ट क्लास में आपने क्या सीखा सेकेंड सेशन में? आशा, ये आशा, हाँ। बताइए आशा जी। हाँ, सेशन में प्राकृत में 29 व्यंजन होते हैं। हाँ, कभी कभी 28 भी होते हैं। हाँ, वो व्यंजन का सीखा, फिर हाँ, वर्ड सीखे। वर्णों के शब्दों के समूह को वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं। यस, फिर अ आ ई उकारांत और वो आकारांत। हाँ, गुड, वेरी गुड। लिंग सीखे, फिर वचन सीखे, फिर पद सेंटेंस सीखे, फिर संज्ञा सीखी। वेरी गुड। हाँ, तो पिछला आपने बोल दिया है कि हमने क्या क्या सीखा है। मेरा आपसे सिर्फ एक कहना है कि आपने फर्स्ट सेशन के अंदर सभी ने 31 लिखे हैं व्यंजन, लेकिन 31 नहीं होते हैं। अभी आपने आशा जी से सुना है कि 29 व्यंजन होते हैं और कभी कभी 28 व्यंजन भी होते हैं। हाँ, तो 28 व्यंजन क्यों होते हैं और 31 व्यंजन क्यों होते हैं और 29 व्यंजन क्यों होते हैं?
कौन बताएंगे? माँ साहब 32 व्यंजन लिखे हमने पहला सेशन अटेंड नहीं किया था। अच्छा, नहीं कईयों ने लिखा है 31। हाँ अच्छा 32। हाँ हमने 32 लिखे। हाँ शशि जी बताओ 32 कैसे हुआ व्यंजन? 32 तो है ही व्यंजन, लेकिन जो 28 है वो बै और वे को एक ही मानते हैं। ब और व को व एक का ही मानते हैं। प्रयोग कई बार एक ही होता है, कई बार ब की जगह व का प्रयोग हो जाता है प्राकृत में, और कभी व की जगह ब का हो जाता है, इसलिए 28 होते हैं। लेकिन 31 और 32 क्यों होते हैं व्यंजन? शे और से, ये अगर तीनों को मिलाएं तो इसमें दो का से ही होता है, सिर्फ शे और शे नहीं होता इसमें। नहीं ऐसा नहीं है। ये आपने हिंदी वर्णमाला की नहीं, अपन प्राकृत वर्णमाला की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्राकृत वर्णमाला के अंदर आपने देखा है कि जो ये व्यंजन है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और कौन सा वर्ग है बताओ? ट वर्ग। क च ट त और प, ये 5 वर्ग है, यानी जो समूह है वर्णों के समूह है ये 5 है। तो इन पांचों के अंदर क और च वर्ग जो है उसके अंदर जो लास्ट व्यंजन है, यानी क वर्ग का लास्ट व्यंजन कौन सा है? ग। और च वर्ग का लास्ट व्यंजन य। तो ये दोनों व्यंजन जो है वह संयुक्त रूप में आते हैं, इसलिए इनको सेपरेट मतलब नहीं आते हैं, इसलिए इनको व्यंजन के रूप में नहीं लिया है। और जहाँ ये सेपरेट रूप में अगर आएंगे तो भी संयुक्त में आएंगे, एक सेपरेट नहीं आएंगे, इसलिए ये 29 होते हैं। 2 माइनस हो गए ना, क वर्ग में से ग और च वर्ग में से य, ये 2 माइनस हो गए तो कितने हो गए? 31 में से 29। फिर ब और व जो है वो कभी ब उपयोग होता है, कभी व का, तो ऐसे 28 व्यंजन होते हैं। हाँ, तो आपने अगर 29 लिखा है तो भी राइट है, और जिसने 31 लिखा है या 32 लिखा है वो उसमें करेक्शन कर देना। हाँ माँ से वापिस एक बार रिपीट करो ना, वो कैसे हुआ? एक मिनट, पीछे से बहुत आवाज आ रही है, सब अपना म्यूट कर दीजिए तो सबको समझ में आएगा। देखिए क से लेकर के म तक जो आपके 5 समूह है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग के अंदर 5 वर्ण है। कितने वर्ण है बोलो, कितने वर्ण है? हाँ 5 वर्ण है, तो 25 हुए। ये 25 हुए। 25 वर्ण में से घ और य, ये 2 वर्ण निकल गए, तो कितने हो गए? 23 वर्ण हो गए। हाँ, घ और य ये 2 निकल गए तो 23 हो गए। और उसके बाद स और ह कितने हुए? 25। हाँ, ये 25 हुए। फिर बाद में कौन से रह गए अपने पास? र, ल और व। तो ये मिला है 25 में 4, य, र, ल, व, ये 4 मिला दिए तो 29 हो गए। ठीक है। और उसके बाद में जो प वर्ग है उसका और य वर्ग का जो है य, र, ल, व, ये प वर्ग का ब और य वर्ग का जो व है, ये कभी प्राकृत में ब की जगह व भी आता है और व की जगह ब भी आता है, इसलिए एक लिया है। इस तरह से 28 व्यंजन हुए। और 29 लिखा तो भी करेक्ट है, 28 लिखा तो भी राइट है, 28 हो गए। हाँ 28 लिखा तो भी राइट है और 29 लिखा तो भी राइट है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? हाँ बोलो। कितना अल्पप्राण और महाप्राण, क्या अल्पप्राण महाप्राण क्या? वो सही है?
हाँ नहीं, वो सबके सही है, सबके राइट है। आपको यही बताना था, इसलिए मैंने इस व्यंजन को वापस लिया है। हाँ, अभी नेक्स्ट सेशन में अपन आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम। वो सही है पहला क्वेश्चन। आप क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? आगे बढ़ू? कौन प्रश्न पूछ रहा है? क्या पूछ रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। देखो अपने पास मैं शशि बोल रही हूँ। हाँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन पहला, बाकी सबके सब। गुरनी मैया उन्होंने जब दूसरा, हाँ गुरनी मैया हाँ हाँ, बोलो ना। देखो अपने पास टाइम। आपने हाँ, प्राकृत उच्चारण अनुसार व्यंजनों के कितने भेद है, तो वो पूछ रहे हैं कि 2 भेद है ना। व्यंजनों के 2 भेद। हाँ आपको पिछली क्लास में बताए थे ना। हाँ हाँ, मैं महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। हाँ 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 ठीक है महाराज जी। हाँ, आगे बढ़ूं अभी? हाँ हाँ, देखो अपने पास टाइम भी एकदम शॉर्ट होता है और क्लास भी वीक में 1 ही होती है, तो अपने को कोर्स सिलेबस भी अपने को पूरा करना पड़ेगा। हाँ, तो सर्वनाम ने प्रणाम, जहां पर संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि जो शब्द संज्ञा का काम करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, हम सब। तो ये जैसे ही, शी, इट, यू, दे एक्सेट्रा जो है, हाँ, तो ये सब सर्वनाम है, यानी प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किए जाते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। नाम यानी संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यानी पेड़ पौधे जो है वह जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है और वैसे ही वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है ये उदाहरण है, इसमें ये पेड़ पौधे क्या हो गए? कौन बताएंगे? हाँ, संज्ञा। पेड़ पौधे हाँ, संज्ञा हो गई। संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ पे संज्ञा हुई है पेड़ पौधे, तो यहाँ पर संज्ञा लेना है। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे, तो यहाँ पे भी क्या है, संज्ञा है। पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये फिर संज्ञा शब्द है। फिर ये जो सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, यह कार मेरी है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, ये पुस्तकें मेरी है, वे मिठाइयां हैं, ये एक गाय है। अभी इसमें सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम कौन कौन से हैं? यह, वह, ये, वे, यह, ये सब क्या हो गए, सर्वनाम है। यहाँ पर ये तो नहीं आया कि ये मतलब कि कार जो है वह योगिता की कार है। हाँ, तो सर्वनाम में यहाँ पे क्या आया, सर्वनाम आया, किसी का नाम नहीं आया। हाँ, कि ये मोटर बाइक जो है वह राम की है, ऐसा नहीं आया। यहाँ पे डायरेक्ट आया है कि यह कार मेरी है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, ये पुस्तकें मेरी है, वे मिठाइयां हैं। हाँ, तो ये सब क्या है, ये सर्वनाम है जो नाम की जगह पर प्रयुक्त होते हैं। जहां पर नाम की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम आते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा होती ही नहीं। हाँ, फिर संज्ञा नहीं होगी ना। सर्वनाम की संज्ञा की जगह पर सर्वनाम आते हैं। फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण किसे कहते हैं, कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं।
यानी जो कर्ता को हाईलाइट करते हैं, करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जो मतलब कि उनके जो एडजेक्टिव, उनका जो विशेषताएं बताते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, ये काला क्या है? विशेषण है। आपने शास्त्र, ये कौन है जो, इसकी आवाज बहुत आ रही है पीछे, थोड़ा सा सभी को क्लास डिस्टर्ब होती है, तो जिसकी आवाज आ रही है वो म्यूट रखे अपने आप को। हाँ, तो ये काला जो है, ये काला क्या है? विशेषण है। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा ना, किन्न लेसा, नील लेसा, हाँ, पौम लेसा, तेउ लेसा। जो ये लेसा तो एक शब्द है, लेसा यानी लेस्या। लेस्या की विशेषताएं बता रही है, जैसे ये काली लेस्या है, ये नीली लेस्या है, ये पीली लेस्या है। तो उसी तरह का ये सब विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, पतला, ये अभी आपको हम हिंदी में बता रहे हैं, आगे आपको प्राकृत में बताएंगे। हिंदी में समझ में आ गया तो आप प्राकृत में आप सेल्फ निकालेंगे कि एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। फिर रमेश बहुत निडर सिपाही है। अभी यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ? फियरलेस, निडर। अभी आपको बोलना है, आपको बोलना है। मैं आपको पूछूंगी कि इसमें, इस सेंटेंस में विशेषण कौन सा है? मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। मेहनती, हाँ, नहीं, हार्ड वर्किंग है ना, तो ये विशेषण हो गया। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। हाँ, ब्यूटीफुल, सुंदर, ये विशेषण है। जयपुर में पुराना घर है। यस। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। हेल्दी। हाँ, मैं ताजा सब्जियां लाता हूँ। ताजा यानी फ्रेश। हाँ, सब्जियां तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, मैं भी सब्जेक्ट है, और ये भी सब्जेक्ट है, सब्जियां। लेकिन ये विशेषता बता रहे हैं, किसकी? सब्जियों की विशेषता बता रहे हैं, तो ताजा। तो यहाँ पर ताजा क्या है? विशेषण है। हाँ, अब वर्ब किसे कहते हैं? तो किसी भी कार्य के करने या होने को वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया, किसी कार्य जो चल रहा है या कोई कार्य हो रहा है, उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना बताया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोया, खा रहा है, जाएगा, ये सब क्या है? वर्ब है। हाँ, ये सब क्रियाएं हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर एक वाक्य में जैसे मैंने खाना खाया, तो इसमें वर्ब कौन सा हो गया? खाया। हाँ, यहाँ पे खाना वर्ब नहीं है, वर्ब खाया। क्यों? जो क्रिया मतलब कि जो चल रही है, जो कार्य हो रहा है, उसे वर्ब कहते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, मैंने खाना खाया, तो उसमें वर्ब क्या हो गई? खाया। देखा जाए तो इनमें क्रिया खाया है, नहीं, वर्ब है खाया। अब क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनको करने के अंदर कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, वे सब क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह रोता है, कौन रोता है इसका मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या है? वह रोता है। तो यहाँ पे रोना क्या है? क्रिया है, लेकिन ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं हो रही है ना इसमें। हाँ, यहाँ पे कर्म का नहीं बताया है, इसलिए इसके अंदर अकर्मक क्रिया हुई, वह रोता है ना। तो यहाँ पर कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, ये एक सेंटेंस है, तो राम क्या है? करता है, सब्जेक्ट है या संज्ञा शब्द है, और पढ़ना क्रिया है। लेकिन ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। क्यों है अकर्मक क्रिया? अब सपोज यहाँ पे होता है कि राम
आगम पढ़ता है, राम शास्त्र पढ़ता है, तो ये क्रिया कौन सी हो जाती? सकर्मक। ये क्रिया कौन सी हो जाती? सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि राम क्या कर रहा है, सिर्फ क्या पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये इतना ही मेंशन है कि राम पढ़ता है। जैसे वह खाता है, या वह गाता है, वह जाता है, तो ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सबको आया समझ में? जी महाराज। हाँ, कर्म किसे कहते हैं? कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव दिखाई देता है, उसे कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव दिखाई देता है उसे कर्म कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया कौन सी है? ट्रांजेंटिव वर्ब जो है वो किसे कहते हैं? कि जिन क्रियाओं को करने में कर्म की अपेक्षा होती है, वे क्रियाएं जिनको करने में कर्म की अपेक्षा होती है, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह फल को खाता है। अब यहाँ पे कर्म क्या हुआ? फल। आया क्या समझ में? वह फल को खाता है, तो इस सेंटेंस में फल जो है वह क्या है? कर्म। किसको खा रहा है? फल को खा रहा है। तो फल ये कर्म हुआ और खाना क्या है? क्रिया हुई। आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों में? हाँ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, इस वाक्य में खाना क्रिया सकर्मक है क्योंकि उसे कर्म अर्थात फल की अपेक्षा है। यहाँ पे फल खा रहा है, फल की अपेक्षा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि वह खाता है। यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया है, वह फल खाता है या फल को खाता है। तो यहाँ पे कर्म दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उसको सकर्मक क्रिया कही है। जैसे हरीश फुटबॉल खेलता है। अभी यहाँ पे सिर्फ ऐसा होता है कि हरीश खेलता है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक होता है। हाँ, तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। क्यों हो गई अकर्मक क्रिया? क्योंकि उसमें कर्म हाँ, कर्म की अपेक्षा है। हाँ, क्योंकि उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है। और हाँ। यहाँ पे हरीश फुटबॉल खेलता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पे कर्म क्या है? फुटबॉल। मतलब किसके साथ खेल रहा है वो? फुटबॉल के साथ खेल रहा है। जैसे मनीषा खाना पकाती है, तो मनीषा हो गई सब्जेक्ट यानी कर्ता या संज्ञा, कुछ भी बोल सकते हैं। और खाना हो गया कर्म। हाँ, और क्रिया कौन सी हो गई? पकाती है। हाँ, मनीष गाड़ी चलाता है। अभी आप बताएंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें कर्म क्या है? मनीष सब्जेक्ट, हाँ, गाड़ी कर्म, हाँ, क्रिया। अभी यहाँ पे है देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, संज्ञा क्या है? राम। और पुस्तक कर्म पढ़ता है क्रिया। अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? जी महाराज। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ। अभी सफिक्स यानी प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय यानी जो शब्द के बाद में जो जुड़ते हैं, यानी जो क्रिया है, क्रिया के साथ काल और वचन के अनुसार जो शब्द लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे हस प्लस ई। अब ये हसई, हस प्लस ई यानी हसई। तो ये जो ई है ना, देखो क्रिया तो क्या है? हस यानी हंसना। ये है हमारी क्रिया। लेकिन ये ई क्या है? ये प्रत्यय है, ये सफिक्स है। हाँ, तो ये दोनों, ये जो क्रिया के पीछे जो आकर के जुड़ा उसे प्रत्यय कहते हैं। जो क्रियाएं हैं हमारी, जैसे हस है, उसी तरह से जग क्रिया है, तो जग के साथ में ई प्रत्यय मिलेगा तो जगई हो गया। हाँ, तो यहाँ पर इस हस क्रिया में ई प्रत्यय लगाकर हसई शब्द बनाया गया है, और जिसका अर्थ है हंसता है।
हाँ, ये प्रत्यय और अय यानी ये प्रत्यय है ना, इसका अगर हम संधि करें तो क्या हो गया, संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय प्लस अय होता है। तो प्रत्यय का मतलब क्या हो गया, ये मतलब ये दो शब्दों से प्रत्यय बना है, प्रत्यय और अय दो शब्दों से मिलकर के प्रत्यय शब्द बना है। प्रत्यय का अर्थ है साथ में, और पर यानी बाद में होता है, मतलब कि जो साथ में लगता है लेकिन बाद में जुड़ता है। किसी भी शब्द के साथ में लगता है लेकिन वह क्रिया के बाद में जुड़ता है। ये जो क्रिया है, जैसे ये शब्द के साथ ये क्रिया है, क्रिया के साथ में ई प्रत्यय जरूर है लेकिन ये कहाँ कब जुड़ रहा है, बाद में जुड़ रहा है। तो सफिक्स आपने इससे इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, प्रत्यय जो बाद में आकर के क्रिया के साथ जुड़ते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का अर्थ साथ में किंतु बाद में होता है, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी जो पीछे चलने वाला, यानी जो क्रिया के पीछे किंतु साथ में चलने वाला, उसे प्रत्यय कहते हैं। आया समझ में प्रत्यय किसे कहते हैं? जी सभी को आया समझ में? अजय प्रसाद जी? जी आ गया समझ में। हाँ, और ये कौन, वनिता बाफना के समझ में आया क्या यहाँ तक? जी जी। छाया जी बलदोटा, शीतल कांकरिया, लीला जी कर्णावट, देवेश भाऊ? यस मैडम, यस हमारा सब। यस मैम। हाँ हाँ, श्रेया समझ में आया, सभी को आया समझ में? जी गुरनीता। हाँ, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो परमानेंट रहते हैं, यानी जो सेंटेंस के अंदर चाहे पुरुष हो, वचन हो, कोई भी लिंग हो, तो वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। लिंग वचन पुरुष के अनुसार जो परिवर्तित नहीं होते हैं सदैव अविकारी रहते हैं, यानी अगर जिसमें चेंजेस होता है वो तो क्या हो जाता है, उनमें विकार हो जाता है, और जो अनचेंजेबल होते हैं वो अविकारी होते हैं। तो इनके अंदर चेंजेस नहीं होता है अव्यय के अंदर, इसलिए अव्यय। देखो इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो भी क्या होगा, अ प्लस व्यय, यानी जो व्यय नहीं हो, मतलब जिसका जो खत्म नहीं होता है, जिसका रूप बदलता नहीं है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे भी और बहुत, ये सब अव्यय हैं। जैसे भी और बहुत, अभी इसके अंदर प्राकृत में अलग हो जाएगा इनका, जैसे भी का यानी अवि, और का ऐव, बहुत बहुत का ऐव होगा, ओ का और का औ, सिर्फ ऐसा आएगा, ओ आएगा या अ आएगा या च आएगा या य आएगा। इसमें काफी सारे आपको मिलेंगे अव्यय, इसमें प्राकृत के अंदर और के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और बहुत का ऐव हो जाता है प्राकृत के अंदर, तो ये सब अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया है कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं, यानी ओरिजिनल ही रहते हैं वो। उनमें कोई चेंज, नो चेंज, अव्यय में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे जब, तब, अभी, अगर, वहां, यहाँ, ये सब अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द है अव्यय। अभी जैसे आप मतलब कि संस्कृत में अव्यय पढ़ते हैं ना, तो अत्र, तत्र, ये जैसे यहाँ को अत्र बोलते हैं, तत्र वहां को तत्र बोलते हैं, इधर को इतः बोलते हैं, उधर को ततः बोलते हैं। तो ये सब संस्कृत में भी अव्यय होते हैं। हाँ, इसी तरह प्राकृत में भी अव्यय होते हैं, लेकिन उनका
रूप बदल जाता है प्राकृत के अंदर। तो ये जैसे यहाँ को बोलते अथ, हाँ वहां को बोलेंगे तथ। तो ये इनका रूप बदल जाता है क्योंकि त्र नहीं होता है प्राकृत में। मैंने आपको जब वर्णमाला बताई थी, जब जब आपको मैंने बताया था अल्फाबेट्स, तब मैंने बताया था कि क्ष त्र ज्ञ ये प्राकृत में नहीं होते हैं। तो अत्र की जगह क्या हो गया, अथ। तत्र की त्र है ना, त्र को थ हो जाते, त और थ, आधा त और थ। तो अत्र को अथ हो गया, तत्र को तथ हो गया। तो प्राकृत में त्र नहीं होता है, इसलिए त्र को द्वित्व हो जाता है त का, और फिर उसका वाद वाला अक्षर हो जाता है त का थ। ये सूत्र बहुत आपको बाद में आएंगे, अभी इतना आपको यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। इतना ही समझना है कि ये सब अव्यय होते हैं, जिनका हिंदी में ये होते हैं, प्राकृत में अलग हो जाएंगे, संस्कृत में अलग होंगे। ये सब प्रीपोजिशन, अव्यय को क्या बोलते हैं आप लोग? प्रीपोजिशन ही बोलते हैं ना। परमानेंट। हाँ, अव्यय का ये मतलब है परमानेंट रहते हैं वो, लेकिन इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन बोलते हैं अव्यय। प्रपोजिशन। हाँ, इसके बाद वचन यानी नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। आपको पहले भी हमने बताया है कि प्राकृत में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, और सभी लैंग्वेजेस में 2 वचन होते हैं। जैसे इंग्लिश में 2 वचन होगा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हिंदी में भी 2 ही है, सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरह का प्राकृत के अंदर भी 2 ही वचन है, सिंगुलर और प्लूरल। तो शब्द के जिन रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। यानी जिससे एक का बोध होता है, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो उससे जब एक का बोध होता है तो वो एक वचन कहलाता है। जैसे लड़की, फूल, यहाँ पे लड़कियां नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है। देखो लड़की, फूल, यहाँ पे फूलों ये नहीं है, बहुत सारे फूल नहीं है, एक सिंगल है। मैं यानी मैं अकेला, तो ये भी एक वचन है। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, वे सब एक वचन कहलाते हैं। फिर बहुवचन यानी प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, वे सब बहुवचन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया देखो, लड़कियां, हम दोनों, आदि ऐसे शब्द जो है जो 2 का बोध कराते हैं या 2 से ज्यादा का बोध कराते हैं, तो वे सब बहुवचन कहलाते हैं। जैसे जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। सबको आ गया समझ में? जी माता। हाँ, नेक्स्ट है लिंग, जेंडर। 3 लिंग होते हैं, आपको पहले भी बताया है। सभी के अंदर, सभी लैंग्वेजेस में 3 ही लिंग होते हैं। चाहे आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, प्राकृत ले लो, मराठी ले लो, गुजराती ले लो, सभी के अंदर 3 लिंग होते हैं। तो जो पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक जाति का बोध कराते हैं शब्द, वे शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। प्राकृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, यानी पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन, नपुंसकलिंग न्यूटर, स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन। ये 3 लिंग होते हैं। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है कि ये पुरुष है, तो उनको पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नरिंद, नरिंद क्या है? पुल्लिंग है। क्यों है पुल्लिंग? नरिंद का मतलब क्या होता है? आपको पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में, नरिंद राजा। यस, करेक्ट। हाँ, नरिंद का मतलब होता है राजा। अब राजा ये पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे पुल्लिंग आया है। हरि, हरि का मतलब क्या होता है? हाँ, भगवान। अच्छा,
यहाँ पर देखो, अभी इसके बहुत अच्छी स्टोरी है संस्कृत के अंदर। अभी वो भी आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगी। ये हरि जो है ना, ये हरि ना मतलब बंदर होता है। इस हरि का मतलब भगवान क्यों होगा? जब श्री हरि लगेगा तो वो भगवान बनेगा। हाँ, श्री हरि, श्री यानी लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मीपति को भगवान बोलेंगे यानी विष्णु बोलेंगे। यहाँ पर जो हरि है ना, इसकी कई लेकिन पुराणों में कथा आती है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि मुझे हरिमुख चाहिए। तो वो जो सती है ना, वो बोलता हरि, तो हरिमुख कौन हो गया? बंदर। हाँ, तो बंदर के साथ में उसकी शादी करा दी। वो अगर बोलते हैं कि मुझे हरि, श्री हरि जैसा मुख चाहिए, हाँ, तो श्री हरि का मतलब विष्णु की श्री हरि पत्नी जो है, यानी लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्मी, और हरि यानी उसका पति। तो विष्णु, तो विष्णु जैसा पति चाहिए तो वो श्री हरि होता। तो यहाँ पर हरि का मतलब क्या है? बंदर। फिर साहू, ये पुल्लिंग है। साहू यानी साधु। मेघ, मेघ का मतलब होता है मेघ यानी बादल, ये पुल्लिंग है। फिर मित्र, अभी देखो यहाँ पे देखो आपको मित्र है, मित्र। हाँ, हिंदी में मित्र है, तो यहाँ पे मित्र हो गया, मित्र। हाँ, क्योंकि त्र जो है, त्र नहीं होता है प्राकृत में। तो ये देखो एक एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सामने है कि यहाँ पे मित्र डबल त हुआ है। मित्र, बालक, बालक, रयन, रत्न। ये पीछे की आवाज किसकी आ रही है? थोड़ा अपने म्यूट करिए, सबको क्लास होता है। किसकी है आवाज? प्लीज हंसाली बोथरा जी, प्लीज आप बंद कर दीजिए ना अपना माइक। मेरा बंद ही है। हाँ, सभी है ना, थोड़ा क्लास अपने सभी को भी डिस्टर्ब नहीं हो, अपने को अंतराय लगता है, सीखने में सिखाने में दोनों में अंतराय लगता है। हाँ, तो थोड़ा विवेक से, अपन धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म सीख रहे हैं, तो उसमें विवेक भी जरूरी है। तो आप अभी देखिए, रयन, रयन का मतलब होता है रत्न। बाल यानी बालक, ये देखिए नरिंद यानी राजा, ये अकारांत पुल्लिंग है। अभी आपको पहले भी बताया था, जितने भी अकारांत हैं वे सब पुल्लिंग में आते हैं, अकारांत शब्द बताया था ना। रत्न, हाँ, रयन का मतलब होता है रत्न। मेघ का क्या होता है? हाँ, मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, मेघ, मेघ, मेघ का मेह हुआ है प्राकृत में। फिर हस, ये हस यहाँ पे क्रिया है, हंसना। नरिंदो हसई, अभी नरिंदो यहाँ पे क्या है? संज्ञा शब्द है। नरिंदो राजा है। अभी इसका ये जो प्रत्यय लगा है ओ, मैंने आपको पहले बताया था, राम प्लस ओ, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा है, तो नरिंद प्लस ओ, नरिंदो। हसई, नरिंदो हसई यानी राजा हंसता है। ये वर्तमान काल है और एक वचन है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस है और एक वचन है, तो क्रिया भी एक वचन। देखिए इतना ध्यान रखना है कि अगर कर्ता, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसका जो वर्ब लगेगा वो भी एक वचन का लगेगा। ये सेंस आपको रखना है कि अगर कर्ता या सब्जेक्ट एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे माया, माया का मतलब होता है माता। नदी, नदी का मतलब रिवर यानी नदी का नदी। धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय। बहू, आपने पहले भी पढ़ा था, बहू यानी घर की लक्ष्मी, घर की वधु, पुत्र वधु यानी बहू। ये देखो प्राकृत का शब्द एज इट यहाँ पे हिंदी में भी आया, ये और हिंदी में भी हम उपयोग में लेते हैं, बोलचाल में हम इसको डेली रूटीन में यूज करते हैं, बहू।
देखो माया यानी माता, संज्ञा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग। आपको मैंने जब शब्दों के 4 प्रकार बताए थे तब बताया था कि जो आकारांत शब्द है माया, तो इसमें आकारांत है, आकारांत, तो ये सब स्त्रीलिंग है। तो माया, माता, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जग, ये देखो क्रिया है, देखो आ गया जग यानी जागना, जग जगई। अभी जैसे है ना राम या माया, माया जगई, तो माता जागती है, ये देखो आ गया नीचे। माया और माँ, देखो प्राकृत के अंदर ये बहुत बड़ा है बात कि भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, तो जितनी प्राकृत के प्रकार है उतने ही ऑप्शंस मिलेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको माया लिखा है आपने माता का तो भी राइट है, माँ लिखा है तो भी राइट है। माँ का मतलब भी माता ही होता है। और जगई यानी जागता है, जागती है। अगर स्त्रीलिंग है तो जागती है, अगर पुल्लिंग है तो जागता है। अगर यहाँ पे सपोज राम आया होता तो रामो जगई हो जाता। अभी एक सेंटेंस आप लोग बोलिए, अभी जैसे यहाँ पर है, अभी जैसे यहाँ पे नरेंद्र हसई है, यहाँ पे एक सेंटेंस आप हसई को लेकर के दूसरा वर्ड लीजिए, जैसे ऊपर शब्द है यहाँ पे बाला जगई। हाँ, वेरी गुड, बाला जगई। इन्होंने बोला बाला जगई यानी बालक जागता है। अब बिल्कुल आवाज बहुत आ रही है पीछे से। जो शब्द न स्त्रीलिंग है और न पुल्लिंग है उनके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, जैसे फल यानी फ्रूट्स, हाँ तो ये नपुंसक लिंग है। जैसे वत्थु यानी वस्त्र, वत्थु यानी वस्तु, वत्थु, ये देखो वस्तु का यहाँ पे वत्थु हुआ है। कमल, कमल यानी लोटस यानी फूल, कमल का फूल। धन, धन यानी धन, ये न का न हो गया है प्राकृत में, तो धन संज्ञा मतलब आदि शब्द जो है ये सब क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। संज्ञा शब्द अकारांत नपुंसक लिंग होते हैं। ये संज्ञा शब्द अकारांत नपुंसक लिंग है। जैसे यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पे एक वर्ब आई है, वड। वड का मतलब होता है बढ़ना, वड का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ये प्राकृत की क्रिया है। वड का मतलब यहाँ पे बढ़ना है। धनम वड्डई, ये देखो यहाँ पे क्या है, धनम वड्डई यानी धन बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन देख रखे हैं, वड्डई, वड्डए, वड्डदी, वड्डेदी, वड्डदे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आपको हम अर्धमागधी प्राकृत सिखाएंगे। ये सब जो शब्द आए हैं ना, ये अलग अलग प्राकृतों के आए हैं। प्राकृत के बहुत सारे भेद हैं। आपको हम बुक्स नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्राकृत के बहुत सारे भेद मिलते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपको हम बुक्स नहीं अवेलेबल करा रहे हैं। बुक्स है लेकिन अभी आपने को क्या पढ़ना है, पहले एक एक 1 बाय 1 अपने प्रकार पढ़ेंगे प्राकृत के। सब एक साथ पढ़ोगे तो सब एक साथ माइंड से स्लिप हो जाएंगे। तो अपने को एक एक पढ़ेंगे तो वो दिमाग में रहेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये सारे प्रकार देखो 5-6 प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये अलग अलग, अभी वर्धती है ये स्वर शनि प्राकृत, जहाँ आते हैं ना तो ये स्वर शनि प्राकृत गए, तो अभी ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसलिए एक एक प्रकार पढ़ेंगे अपन। फिर प्राकृत में लिंग भेद का ज्ञान शब्दकोश पर निर्भर है। अभी शब्दकोश, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं ना तो जितनी पावरफुल हमारी वोकाबुलरी होगी ना तो उतना जल्दी हमें कोई भी विषय समझ में आएगा, सब्जेक्ट, तो उसमें जल्दी से हम सीख सकेंगे। तो अगले हम सेशन जो लेंगे आपके लिए बहुत ही स्पेशल सेशंस है, 2-3 सेशन आपके बहुत स्पेशल है।
कोई भी मिस नहीं करें, क्योंकि उसमें वोकाबलरी पूरा कराएंगे और वोकाबलरी आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा, एक गेम्स रहेगा, एक ड्रामा रहेगा। तो कोई भी सेशन आप छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे, इनका हम आपको रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। अगर कोई बोलेगा रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो 2 क्लास आपकी जो नेक्स्ट 2 सेशन 3 सेशन जो होने वाले हैं, तो उसके अंदर आपका प्रैक्टिकल रूप में आपकी वोकाबलरी कराई जाएगी और ड्रामा कराया जाएगा। हाँ, तो कोई भी सेशन मिस नहीं करें, किसी को भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये स्ट्रिक्टली हम बोल रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। तो प्राकृत में लिंग भेद का ज्ञान शब्दकोश पर निर्भर है, क्योंकि इस भाषा में कभी कभी एक ही शब्द के पर्यायवाची के लिए भिन्न भिन्न लिंगों का प्रयोग हुआ है। मतलब कि ये जो भाषा है प्राकृत भाषा, तो इसके अंदर एक ही शब्द है, उसके अनेक पर्यायवाची। अभी आपको मैंने बताया ना, ये वड्डई, ये वड्ड शब्द है, तो इसका कितने बार कितना प्रयोग हुआ है, पर्यायवाची कितने हैं, वड्डई, वड्डई, वड्डए, वड्डदी, वड्डेदी, वड्डदे, ये सब पर्यायवाची है। ये शब्दकोश, ये देखिए, ये जितना आपका शब्दकोश बढ़ेगा वैसे उतनी आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज क्या है, पावरफुल बनेगी, उतना कमांड आएगा लैंग्वेज पे। क्योंकि भाषा में कभी कभी एक ही शब्द के पर्यायवाची के लिए भिन्न भिन्न लिंगों का भी प्रयोग होता है। तो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि लिंगों के अंदर भी एक ही शब्द जो है वह अलग अलग लिंगों में चलेंगे। यहाँ पे दिया है जैसे शरीर है प्राकृत में, शरीर के लिए 3 शब्द आते हैं, तनु, देह और शरीर। अभी ये तनु जो है, ये तनु है वह स्त्रीलिंग शब्द है, और देह जो है, ये देह है पुल्लिंग शब्द है। और शरीर देखो श नहीं होता है प्राकृत में, ये श नहीं होता है, इसलिए शरीर हुआ। और ये जो शरीर है वह नपुंसक लिंग है। तो शब्द एक है और इनके 3 रूप बने हैं, तनु, देह और शरीर। और इन तीनों का अलग अलग लिंग चल रहे हैं। तनु है वह क्या किसमें है बताइए, आप बताइए। हाँ, तनु स्त्रीलिंग है। फिर देह कौन सा लिंग है, देह पुल्लिंग है। और शरीर कौन सा लिंग है, समझ में आया। हाँ, जैसे सीता नाचती है, सिया नचई, ये त का य हो गया, त का लोप हो जाता है प्राकृत में, सीता का सिया बन जाता है। और ये क्रिया है नाच का नचई, नृत्य क्रिया है और ई प्रत्यय लगा है। ये देखिए, ये वर्तमान काल का जो 3rd पर्सन, ये सिया कौन सा पर्सन है बताइए, पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो मी है ना, आई। मैंने पहले भी बताया था, आगे वापस आएगा। तो ये सीता जो है, सीता अभी प्रेजेंट है क्या, अभी नहीं है ना, किसी और के बारे में बात करते हैं। सिया मतलब कि यहाँ पर एक प्रेजेंट, न मैं हूँ न आप है। सिया क्या है, 3rd पर्सन है। तो सिया नचई, ये सिया जो है ये 3rd पर्सन है। नच धातु है, क्रिया शब्द है और ई प्रत्यय लगा है तो नचई बना। राम नाचता है, रामो नचई, नचई क्रिया समान रूप से चलती है। अभी आपको बताया था, ये जो क्रिया जो है ये भी चाहे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, कोई तीनों भी लिंग है, जो क्रिया है वो क्रिया सभी में एक जैसी चलती है। सीता नचई, रामो नचई, सिया नचई, रामो नचई, ये क्रिया नचई जो है क्रिया वो समान रहती है, कॉमन है। ये देखिए अब आ गया ये पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, बात को कहने वाला, यानी जो करता है, जो मैं हूँ जैसे, वो फर्स्ट पर्सन, आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, उससे उत्तम पुरुष कहते हैं। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। हाँ, तो जो पहला पुरुष है उत्तम पुरुष,
उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई और वी, बात को कहने वाला, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मी आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। वी हम सब बात कर रहे हैं तो हम सब भी क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, मैं सिंगुलर है, हम प्लूरल है। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन यानी यू, यानी तुम, ये सेकंड पर्सन यानी अब यू आर, ये सब क्या है सेकंड पर्सन के अंदर। और इसको मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी बात को सुनने वाला। मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप बात सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में, जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, यानी राम श्याम आदि, यह वह, ये सब क्या है थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ही शी राम श्याम ये सब क्या है थर्ड पर्सन है। जैसे मैं उत्तम पुरुष एक वचन। अभी मैं को प्राकृत में क्या कहते हैं, अहम। और हम सब के लिए या हम दोनों के लिए प्राकृत में क्या आया है, अम्हे। और ये अहम और अम्हे उत्तम पुरुष का है, एक वचन अहम आता है, बहुवचन में अम्हे आता है। फिर तुम, तुम्हारे लिए यू यानी तुम मध्यम पुरुष, और तुम्हें तुम दोनों या तुम सबके लिए ये बहुवचन आ गया, मध्यम पुरुष बहुवचन। तुम एक वचन है मध्यम पुरुष का, और तुम्हें यानी तुम सब, ये बहुवचन है मध्यम पुरुष का। इसी प्रकार जो अन्य पुरुष या जो थर्ड पर्सन, ये देखो फर्स्ट पर्सन आई यानी मी, मैं अहम अम्हे, सेकंड पर्सन है तुमम तुम्हें, और थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष, जैसे हमने बोला था ना सिया रामो, ये सब क्या है थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का जो ये लगा, जैसे सो वह, यानी वह पुरुष के लिए आएगा तो सो, ये प्राकृत के अंदर ये सर्वनाम है। आपको मैंने बताया था ना, यह वह, ये सब क्या है सर्वनाम। हाँ, तो ये जो नाम की जगह यूज होते हैं, जो संज्ञाओं की जगह यूज होते हैं वह सर्वनाम प्रनाउन होते हैं, जो यहाँ पे बताए सो सा ते ताओ। ये सो एक वचन पुरुष के अंदर, एक वचन अन्य पुरुष का है, और सा स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष एक वचन। वे दोनों पुरुष, वे सब पुरुष, वे यानी वे दोनों या वे सब, ये अन्य पुरुष का बहुवचन। और ताओ वे दोनों स्त्रियों के लिए, देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो सर्वनाम जो उपयोग में आएंगे ना, वो स्त्रियों के लिए अलग रहेंगे और पुरुषों के लिए अलग रहेंगे, और नपुंसकलिंग के लिए अलग रहेंगे। सर्वनाम बदलते हैं लेकिन क्रिया नहीं बदलती है। तो सो यानी वह पुरुष, सा यानी वह स्त्री, वे दोनों या वे सब पुरुष, ताओ वे दोनों स्त्रियां या वे सब स्त्रियां। ठीक है, आपका ये सेशन पूरा हो गया। अभी आपका जैनिज्म का आगे सेशन रहेगा, और आपको क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। चलो आजा गुरुदेव। गुरुदेव शशि आंटी जी प्लीज आप म्यूट करिए ना। पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करना पड़ेगा, बहुत आवाज आ रही है। अब बंद हुई आवाज। हाँ, औपतिक सूत्र का मैंने पिछली बार आपको कराया था, और सामने पीपीटी भी दिखाई दे रही है। बताइए औपतिक सूत्र में क्या वर्णन किया गया है।
समीक्षा अनम्यूट करके बताओ। हाँ आत्मा किस प्रकार से है और किन किन कर्मों से उत्पन्न होती है, उनका और प्रसंग मतलब भगवान महावीर और कुणिक महाराजा की भक्ति का निर्दर्शन कराया गया है। इतना ही नहीं किंतु राजनीति का वर्णन भली प्रकार से किया गया है। ठीक है। फिर विशेष रूप से सभी कुछ औपाधिक सूत्र में क्या है, सब वर्णन अधिक है, डिस्क्रिप्टिव है सब, यानी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव। जो भी आपको डिस्क्रिप्टिव जानना है, भगवान महावीर का जानना है, नगरी का जानना है, व्यवसाय का जानना है, कलाओं का जानना है, सब चीजों का डिस्क्रिप्टिव वर्णन औपाधिक सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट है राजप्रश्नीय सूत्र, उसमें क्या वर्णन है, शशि जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट करिए। अभी राजप्रश्नीय सूत्र में ये अपना पिछली बार हो गया, औपपातिक फर्स्ट राजप्रश्नीय सूत्र, अंग सूत्र तो हो गए ना पूरे। उपांग सूत्र भी हमारे 3-4 हो गए थे पिछली बार। अभी आगे प्रदेशी महाराज का उसमें बताया कि वो कैसे नास्तिक, हाँ करेक्ट, हाँ नास्तिक था और फिर आस्तिक कैसे बना उसका वर्णन आता है। जीवाभिगम सूत्र में जीवाभिगम चल रहा था, आई थिंक जीवाभिगम में जीव और अजीव का वर्णन किया गया है। एक मिनट, जीव और अजीव इनका वर्णन किया गया है। उसके बाद है प्रज्ञापना सूत्र, जिसको पन्न वर्ण प्राकृत नेम है उसका। इसमें पढ़िए क्या बताया है, वनिता पढ़ो, वनिता बाफना। इसके प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्म ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। संज्ञा के प्रकारों की कर्म प्रकृतियों का बड़ा ही अद्भुत वर्णन है। इस आगम का जानकर पूर्ण तत्वों का ज्ञाता हो जाता है। हाँ, इसमें हर चीज का ज्ञान बताया है, मतलब उसका जानकारी दी गई है। संज्ञा का मतलब इच्छा है, जैसे हमारे आहार की इच्छा होती है या भय होता है, मैथुन सेक्स है या परिग्रह है, ये सब जो इच्छाएं पैदा होती है तो उसका कारण क्या है ये भी बताया उसमें। और कर्म की प्रकृतियां मतलब स्वभाव, कर्मों के जो अलग अलग स्वभाव है उनका भी वर्णन उसमें किया गया है। और तत्वों का पूरा ज्ञान उसमें दिया गया है। 9 तत्व होते हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, है ना, तो उसका भी पूरा वर्णन इसमें मिलता है। अब जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में किसका वर्णन है बताओ, साधना जी भलगट। और ये किसका है, V2031, अपना रीनेम करिए, ये मोबाइल का है ना V2031। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का पढ़िए, कौन अभी साधना जी नहीं पढ़ रहे तो देवेश जी पढ़िए, देवेश जी पटवारी। हाँ, जम्बूद्वीप का विस्तार पूर्वक वर्णन है और उस समय के भरत खंड के देशों का भी वर्णन किया गया है। साथ ही भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय का भी वर्णन है। इसे पढ़ने से जैन भूगोल का बहुत भली भांति हो जाता है। हाँ, इसका देखो नाम क्या है, जम्बू द्वीप, है ना। द्वीप मैंने पहले आपको बताया था कि चारों तरफ समुद्र होता है और जो रहने का स्थान होता है उसको द्वीप बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में उसको आइलैंड बोलते हैं। तो ओशन के चारों तरफ जो रहने का टापू है, रहने की जगह है, वो है द्वीप। और ऐसा हम जो रहते हैं वो क्या है, जम्बू द्वीप है। तो इसका विस्तार से वर्णन है। और यहाँ जो भारत खंड है, यानी अभी आज का जो भारत है
और पहले भरत चक्रवर्ती जब थे तो उस समय का भारत जो है उसमें कौन कौन से देश होते हैं, उन आर्य देश कौन कौन से हैं, 32.5 आर्य देशों का वर्णन आता है। और भूगोल का पूरा बोध हो जाता है, ज्योग्राफी यानी जैन ज्योग्राफी में जो बताया है कि जो समुद्र द्वीप, जैसे जम्बू द्वीप एक द्वीप है, ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र है, तो उन सभी का जो 2.5 द्वीप है उनका पूरा डिटेल वर्णन इसमें आता है। सूर्य कितने हैं, चंद्र कितने हैं, उनका रोटेशन कैसे होता है, उनमें कितने समय के बाद रोटेट होता है, उनका सर्कल पूरा कब होता है, ये सारी बातें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में कही गई है। अभी चंद्र प्रज्ञप्ति का सूत्र में किसका वर्णन है, पढ़िए शारदा जी। शारदा जी बोरा। ज्योतिष के मुख्य इंद्र चंद्रमा का वर्णन है और संपूर्ण ज्योतिष चक्र का भी वर्णन किया गया है। यह सूत्र ज्योतिष से संबंधित है। हाँ यस, है ना। ज्योतिषियों के जो मुख्य है, 2 मुख्य है, इन चंद्रमा और सूर्य, ये 2 मुख्य है ज्योतिषी के अंदर। तो उनके जो इंद्र होते हैं, जैसे यहाँ पर राजा होती है और प्रजा होती है, वैसे ही देवलोक के अंदर इंद्र होते हैं और उनकी सभा और उनकी प्रजा होती है, तो उनका भी वर्णन है, चंद्रमा के इंद्र का वर्णन है। ज्योतिष चक्र जितना भी है, ज्योतिष चक्र में सब कुछ ही आता है, सूर्य चंद्र, उसके बाद ग्रह, नक्षत्र, तारा, नवग्रह, इन सभी का वर्णन चंद्र प्रज्ञप्ति में किया गया है। और तिथियों का वर्णन, जो तिथियां है भारत के अंदर, वो किससे चलती है, चंद्रमा से तिथियों की गणना होती है, तो उसका भी वर्णन चंद्र प्रज्ञप्ति में किया गया है। नेक्स्ट है सूर्य प्रज्ञप्ति में किसका वर्णन है, आशा जी। आशा जी पढ़िए, सूर्य प्रज्ञप्ति में किसका वर्णन है। लीला जी कर्नावट, आपको आवाज आ रही है मेरी। श्रेया जी, श्रेया जैन आप पढ़िए, सूर्य प्रज्ञप्ति में किसका वर्णन है। स्लाइड के ऊपर है, आप उसको ही आपको देख करके पढ़ना है। श्रेया जैन, है कि नहीं है, एब्सेंट है क्या, कि चालू करके और कहीं और है ना श्रेया। हाँ बोलिए। सूर्य प्रज्ञप्ति, इसमें सूर्य का अधिकार है, संपूर्ण ज्योतिषियों व यहादि का विस्तार किया गया है। ये दोनों सूत्र खगोल एस्ट्रोलॉजी विद्या से संबंधित है। इसमें आकाश संबंधी चमत्कारों का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया गया है। जो इनको पढ़ते हैं वे देवज्ञ कहे जाते हैं। प्रसंग वसात फलादेश अथवा गणित विद्या के तो यह दोनों मुख्य शास्त्र हैं। हाँ, आया ना समझ में आपको सुन करके। श्रेया जी की आवाज भी बहुत लाउड है, अच्छी। इसमें सूर्य का विशेष रूप से वर्णन है, और बाकी ज्योतिषी ग्रह नक्षत्र तारे इनके वर्णन तो है ही। ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, इसमें फलादेश वगैरह भी बताया गया है। आकाश संबंधी चमत्कारों का मतलब, जैसे तारामंडलों में अलग अलग गतिविधियां होती है ना, तो उनका भी वहां पर वर्णन बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। जैसे नक्षत्रों की गणना होती है, नक्षत्र कैसे, कौन से तारा इकट्ठे होते हैं तो कौन सा नक्षत्र कहलाता है, ये सब बातें सूर्य प्रज्ञप्ति में वर्णित की गई है। अब निर्यावली का सूत्र में किसका वर्णन किया गया है, छाया जी बलदोटा पढ़ेंगे। छाया जी बलदोटा, आपको आवाज आ रही है छाया जी? हाँ आ रही महाराज साहब। हाँ बोलो छाया जी। निर्यावली, निर्यावली का सूत्र। निर्यावलिया सूत्र में किसका वर्णन है, यही पढ़ना है ना। हाँ हाँ। महाराजा कुनिक के महासंग्राम का वर्णन किया गया है।
इसमें काल कुमार आदि 10 भाई युद्ध में मारे गए। यह संग्राम महाभारत युद्ध से भी अधिक भयंकर था। रणनीति और उसका परिणाम इस सूत्र में दिखलाया गया है एवं जो आत्माएं कल्प देवलोकों में उत्पन्न हुई है उनकी व्याख्या भी की गई है। आया समझ में सभी को? हाँ हाँ जी महाराज साहब। इसमें एक विशेष युद्ध का वर्णन है। कौन सा? जो पुनिक में हुआ था। पुनिक महाराज। हाँ, रथ मुसल संग्राम नाम है। रथ मुसल संग्राम नाम है उसका। और उसमें हाँ, रथ मुसल संग्राम। अरे हाँ, पीछे से आवाज आ रही है, आवाज जरा म्यूट करिए। रथ मुसल संग्राम हुआ, उसमें काल कुमार यानी जो काली महाकाली अंतर्गत सूत्र में जिनका वर्णन आता है ना, काली कुमार महासती, सुकाली महासती, इन्होंने बहुत तपस्या की, कनकावली रत्नावली आदि तप किया। तो इनको वैराग्य क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो पुत्र गए थे युद्ध के अंदर, काल कुमार, महाकाल कुमार, सुकाल कुमार, ये सब के सब 10 भाई युद्ध के अंदर मारे गए। और जब भगवान महावीर से उन्होंने सुना कि हमारे सारे पुत्र युद्ध में काम आ गए हैं, तब उनको बहुत वैराग्य हुआ और मन में दीक्षा की भावना हुई। और फिर उन्होंने दीक्षा लेकर के विशेष ये तपस्याएं वगैरह करके मोक्ष में गई। तो इसके अंदर रणनीति का अलग अलग प्रकार की रणनीति जैसे महाभारत में है, तो रणनीति और उसके जो परिणाम निकलते हैं उसको भी समझाया है। और कल्प देवलोकों में जो आत्माएं उत्पन्न हुई, कल्प देवलोक यानी 12 देवलोकों को कल्प देवलोक बोलते हैं, क्योंकि वहां पर मर्यादाएं होती है। जैसे यहाँ पर राजा, प्रजा, प्रधानमंत्री ये सब होते हैं ना, उसी तरह से वहां पर भी सब होते हैं। सारी व्यवस्थाएं वहां पर होती है, इसलिए उनको कल्प देवलोक बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है पुष्प चूलिका में किसका वर्णन किया गया है? हंसाली जी बोथरा, आप पढ़िए। हाँ, इसमें सभी देवों का वर्णन है। श्रीदेवी अधिदेवियों का विस्तार पूर्वक कथन किया गया है। हाँ हाँ, उपचूल्या सूत्र, इसके अंदर देवलोक में उत्पन्न जीवों का वर्णन है। श्री देवी, ये लक्ष्मी देवी, श्री देवी, रीम देवी आदि देवियों का भी इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद पुफ्या सूत्र, पुफ्या सूत्र में किसका वर्णन है? आदि ग्रहों की उत्पत्ति का वर्णन है। हाँ, इसके अंदर शुक्र आदि ग्रहों की उत्पत्ति यानी वो कैसे उत्पन्न हुए और मतलब कैसे उत्पन्न हुए, मतलब पिछले जन्म में उन्होंने कौन सी ऐसे कर्म किए जिसके कारण वो यहाँ पर उत्पन्न हुए, उनका वर्णन किया गया है। और इसके बाद में वनी दशा का सबसे पहले आया था कि वृष्णि के पुत्र बलदेव के पुत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। अरिष्ट ने भी भगवान के पास दीक्षित होकर ये सभी के सभी। तो यहाँ पर उपांग पूर्ण हुआ। अब देखो यहाँ पर आवाज आ रही है ना, म्यूट कर लीजिए जिनकी आवाज आ रही है। अब इधर देखिए, ये जो ये पहले हमने कराया है, लेकिन अभी जो नए हुए हैं उनको नहीं हुआ है। श्वेतांबर मूर्ति पूजक के 45 आगम कौन से हैं? तो 11 अंग ये वाले आपको पता है, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें, और 12 उपांग सेकेंड पार्ट में जो अभी हमने किए। अब हमारे रहते हैं 4 मूल सूत्र, वो हम आगे क्लास में करेंगे। और उसके बाद 4 छेद सूत्र, ये भी हमें आगे करना है। फिर 10 प्रकीर्णक है जो इन्हीं अंग आगम और उपांग आगमों के आधार पर रचे गए हैं। ऐसे फुटकर ग्रंथ जिनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी है विभिन्न प्रकार के ज्ञानी महापुरुषों ने, उनका वर्णन प्रकीर्णकों के अंदर किया है। प्रकीर्णक यानी छोटे छोटे ग्रंथ। फिर उसके बाद में ये चूलिका सूत्र के रूप में नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र को चूलिका सूत्र के रूप में 45 आगमों में ग्रहण किया गया है। उसके बाद दिगंबर परंपरा के जो आगम है
तो वे हरिवंश पुराण और धवला टीका में 12 अंग और 14 अंग बाह्यों का उल्लेख हुआ है। और अंग बाह्य किसको बोलते हैं? तो 6 आवश्यकों का उल्लेख है अंग बाह्य में। और बाकी दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पिका, कल्पिक, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक और निश्चित सूत्र का उल्लेख है। दिगंबर परंपरा में 12 अंग और 14 उपांगों का लोप माना गया है, यानी उनका कहना है कि ये भगवान महावीर के बाद इन सभी का लोप हो गया। उन्होंने षटखंडागम, उनके जो मान्य आगम ग्रंथ है वो ये है, षटखंडागम, कषाय पाहुड़। और आचार्य कुंद के ग्रंथ है, इनको 5 परमागम बोलते हैं। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिक, अष्टपाहुड़ वगैरह। इसी तरह से तिलोई पणत्ती है, भगवती आराधना और मूलाचार। ये भगवती आराधना प्राचीन ग्रंथ है आचारांग सूत्र की तरह। अन्य ग्रंथों में गोमट सार, शपन सार, लोक विभाग, ये सभी शौर सेनी प्राकृत में रचे गए हैं। और श्वेतांबर के जो है वो अर्धमागधी प्राकृत में रचे गए हैं। ये श्रुत पुरुष जो जिनदास गनी महत्तर हुए हैं, जो ज्ञानी महापुरुष आचार्य हुए हैं, उन्होंने नंदी सूत्र की चूर्णी में यानी टीका में, कमेंट्री में श्रुत पुरुष की कल्पना की है। मतलब ये पूरा जो श्रुत ज्ञान है उसको श्रुत पुरुष मान करके उसके दाएं पैर में आचारांग सूत्र, बाएं पैर में सूत्र कृतांग सूत्र, दाई जंघा स्थानांग सूत्र, बाई जंघा में समवायांग सूत्र, दाया ओरु यानी छाती भगवती सूत्र, बाई छाती की तरफ ज्ञाता धर्म कथा, उदर पेट उपासक दशांग, पीठ अंतकृत दशांग, दाई भुजा अनुत्तरोपातिक, बाई भुजा प्रश्न व्याकरण, और ग्रीवा यानी गर्दन की जगह विपाक सूत्र और मस्तिष्क की जगह दृष्टिवाद सूत्र। ये हमारा शास्त्र का जो पार्ट है उसमें मूल सूत्र, छेद सूत्र और निरुक्तियों को छोड़ करके बाकी सारा कंप्लीट हो गया है। आज हम थोड़ा सा अलग विषय लेना चाहते हैं। और इसमें वो सुनना, वो पीपीटी नहीं आ रही है इसमें। हाँ, आज हम रात्रि भोजन के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हैं? एक यहाँ पे कुछ एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट प्लीज। हाँ, अभी आप म्यूट करिए। सभी को दिखाई दे रहा है ना? हाँ।
हाँ, रात्रि भोजन का पीरियड। भावना ये मतलब अपना लेकिन आप हाँ अभी हुआ क्या? मैंने म्यूट कर दिया। हाँ, नहीं इधर से म्यूट रखिए आपको। हाँ सुनिए, अभी आवाज आ रही है सबको? देखो रात्रि भोजन का त्याग, फर्स्ट स्लाइड आपको सबको दिखाई दे रही है ना? देखो 2 कारण है रात्रि भोजन नहीं करने का। पहला कारण है ना। हाँ ये बहुत वो होता है, ऐसे दोनों नहीं चलेगा, या तो फिर आप बाहर जाइए, है ना। हाँ देखो 2 दृष्टि, अहिंसा और स्वास्थ्य, 2 कारणों से रात्रि भोजन नहीं किया जाता है। तो वैज्ञानिक तथ्य है कि सूक्ष्म जीव जो है वो रात्रि के अंदर विशेष रूप से बाहर आ जाते हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश होने के कारण से वो बाहर नहीं आते हैं, और रात्रि के अंदर अंधेरे में उनको क्या फील होता है, ठंडक फील होती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलते हैं। मच्छर देखिए आप रात को ज्यादा काटते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा है कि रात्रि भोजन करना यानी अपने आप को प्यार करना जैसा है, लव योरसेल्फ। दूसरा बताया कि आहार का जो उद्देश्य है वो है, पहला उद्देश्य शरीर को और उसके हर ऑर्गन को, हर अंग को एनर्जी देना, ये हमारा पहला आहार करने का कारण है। दूसरा है हम दैनिक जो क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, डेली एक्टिविटीज में उठना बैठना कार्य करना, तो उसके लिए जो हमें कोशिकाएं होती है, सेल्स के अंदर जो एक्टिवेशन होता है वो आहार के कारण होता है। और तीसरा बताया शरीर को रोगों से प्रतिकारात्मक शक्ति पैदा करने के लिए, मतलब हमारे अंदर ऐसी एक एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी तैयार हो जाए जिससे कि अंदर के जो कीटाणु है वो सारे नष्ट हो जाए, यानी वो हावी नहीं हो हमारे ऊपर, जिससे कि रोग पैदा हो जाए। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक रोग में बोलते हैं रोगों की क्षमता है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उनको नहीं उत्पन्न होने देना ये हमारा कर्तव्य है। अब पहला है भोजन हम क्यों करते हैं, तो पहला कारण है भूख लगती है, क्षुधा दूर करने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, हमें हम जीवित रह सकते हैं उसके लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, जीव रक्षा करने के लिए और व्रतों का पालन करने के लिए। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, और जो मूल आगम है, मूलाचार है दिगंबरों का, उसमें ये 6 कारण बताए हैं। अब बोलते हैं भोजन कब करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेस जो है वह सूर्य से मिलता है, और वो जो बैंगनी किरणें होती है, जामुनी किरणें होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। वह अल्ट्रावायलेट रेस जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, और वो सूर्य के प्रकाश में ही पैदा होती है वो किरणें। और जब रात्रि होती है तो वो किरणें भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो उस समय भोजन जो हम करते हैं दिन में, तो उन भोजन के अंदर जो ये अल्ट्रावायलेट रेस होती है वह हमारे शरीर को सहयोग करती है भोजन के निर्माण के अंदर। जैसे यहाँ पर बताया है आपको इस स्लाइड में कि वर्तमान विज्ञान भी यही कहता है, आज का जो साइंस है वो भी यही कहता है कि सूर्य के प्रकाश में किया हुआ भोजन अच्छी तरह से पचन होता है, और अच्छी तरह से वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है,
लार्ज इंटेस्टाइन में भी वह समय पर प्रवेश करता है। वो हम हेल्थ क्लॉक के माध्यम से आपको इस पीपीटी के बाद शेयर करेंगे। आयुर्वेद के अंदर भी रात्रि भोजन के लिए मना किया गया है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में लंघन कराते हैं, पारणा कराते हैं, तब भी वैद्य औषधि आदि देते हैं, 3 बार का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो सुबह दोपहर शाम में लेने की बात करते हैं, रात्रि की बात नहीं करते हैं। इवन नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में भी रात्रि भोजन त्याग की बात बताई गई है। वो कहते हैं कि आहार तो बिल्कुल भी नहीं ले, अन्न तो बिल्कुल भी नहीं ले, रात्रि में शरीर को विश्राम की जरूरत होती है। जैसे नींद की आवश्यकता से हम सुबह उठ करके रिचार्ज हो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, इसी तरह से विज्ञान कहता है कि हम भी रात्रि भर में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। इसी को आप हेल्थ क्लॉक में देखेंगे। ये जो हेल्थ क्लॉक है, इसमें सबसे पहला जो है, देखो इसमें बताया है कि 11 से 1 बजे तक हमारा हार्ट कार्य करता है, 1 से 3 तक हमारा लीवर काम करता है, और 3 से 5 बजे तक हमारे लंग्स काम करते हैं, फेफड़े काम करते हैं। 5 से 7 बजे तक किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। देखो 1 से 3 के बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन काम करता है। उस समय तक हमारा भोजन हो जाना चाहिए, सुबह का भोजन, और 5 से 7 तक लार्ज इंटेस्टाइन कार्य करता है। तो तब तक हमें शाम का भोजन जो भी है वो कर लेना चाहिए, लाइट खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद में 7 से 9 स्टमक अपना काम करता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमें फूड पास करती है, पानी पास करती है, तो वो स्टमक में जाकर के वो आगे सर्कुलेशन के लिए तैयारी करता है स्टमक। और फिर 9 से 11 बजे तक स्प्लीन काम करता है। तो इस समय ये ब्लड सर्कुलेशन चालू होने के बाद में फिर उनको अपना अपना काम करने की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ पर इसमें भी बताया है पूरा, कि देखो सुबह 6 o'clock लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होता है, 8 o'clock स्टमक, 10 o'clock स्प्लीन, फिर हार्ट 12 o'clock, 14 यानी 2 बजे तक स्मॉल इंटेस्टाइन वर्किंग करता है, फिर ब्लैडर, फिर किडनी, फिर थायराइड, गॉल ब्लैडर, लीवर, ये सब आपको समझाने के लिए, लंग्स, ये सब इनको आराम की जरूरत होती है। और वो आराम इनको अगर नहीं मिले तो क्या हो जाता है, वो खाना उस जगह पर नहीं जाता है, वो उसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। यानी अगर स्टमक के अंदर हमारा खाना जाना है और अगर हमने गलत समय पे खा लिया तो वो लीवर में, लंग्स में, किडनी में और कहीं पर जा सकता है वो भोजन। क्योंकि जो नाभि चक्र है, वो पीपीटी के अंदर एक बात आपको वहां पर बताई है कि जो नाभि है वो कैसी है, वो सूर्य के साथ में ओपन होती है, ऐसे पूरी ओपन होती है, और उसके सूर्यास्त तक ओपन रहती है, और सूर्यास्त के बाद में वापिस वो सिकुड़ जाती है। वो हमारी नाभि, जो हमारा ये नाभि है, वो क्या होती है, सूर्यास्त के बाद में ऐसे वापिस बंद हो जाता है। जैसे कमल होता है ना, तो वो सूर्य के प्रकाश में धीरे 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 खुलता है, पूरा ब्लूम हो जाता है। इसी तरह से नाभि है हमारी, तो वह भी सूर्य के साथ साथ में खुलती है और सूर्यास्त के बाद में पूरी बंद हो जाती है। तो फिर इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाना चाहिए ना, तो ये तो बंद हो गई जगह, ये बंद हो गई, तो अभी खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, ये इधर तो बीच में जाने की जगह ही नहीं है, तो वो आजू बाजू में जाता है, दूसरे वॉल्स में।
दूसरी जगह पे जाता है, तो उसका पाचन तंत्र जो है वो हमारा नाभि ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। जब वहां नहीं जाएगा तो पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो अदर जैसे सर्कुलेशन नहीं होगा कि ब्लड की जगह पर ब्लड वेजल्स में चला जाए, और जो एक्सक्रीशन है यानी मल विसर्जन की जगह मल विसर्जन हो जाए, तो वो सब प्रॉपरली नहीं होता है, फंक्शंस नहीं होते हैं। यही बातें इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक्स में बताई गई है। तो ये हेल्थ क्लॉक है, देखो ये पूरा, इसमें भी वही सब बातें बताई है कि ये जो टाइमिंग है हमारा, वो टाइमिंग, ये जो समय है 11 o'clock से, ये देखो यहाँ पे बताया, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, सेपरेट्स वेस्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, नैप टाइम, यानी ये उनका समय होता है। और उनके समय में अगर हमें उनका काम करने नहीं दिया जाता है तो लोड पड़ता है उस अंग को, उस ऑर्गन को। जब लोड हो जाता है तब वो अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं करता है। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेकफास्ट टाइम, सुबह 7 o'clock से 9 o'clock तक ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए उस समय, क्योंकि अगर उस समय हम नहीं करते हैं तो स्टमक का जो कार्य है वो नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है नो अल्कोहल, हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक। तो इसलिए लाइट ब्रेकफास्ट लाइट, फिर दोपहर को खाना अच्छी तरह से, और शाम को वापस कैसा होता है, रेस्ट टाइम होता है फॉर द इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम हमारी बढ़ती है। इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी को जो दूसरे प्रतिकार करना है दूसरे बैक्टीरिया से, तो वो इम्यून सिस्टम हमारा अच्छी तरह से बनता है। तो उस समय भी हमें लाइट भोजन करना चाहिए, जिससे कि बाकी सारा आहार जो पूरे दिन हमने किया वो पच जाए। इसके अंदर भी आपको वही सब बताया गया है। हाँ, यहाँ पर भी ये दिखा, व्हाई डू वी वेक अप और फील इल, यानी हम क्यों जाग जाते हैं। कभी कभी रात को हमें नींद नहीं आती है, तो उसका स्टमक के साथ हमारा कनेक्शन होता है। स्टमक के साथ होता है इसलिए कि हमारा खाना वगैरह बराबर नहीं हो पाया है, या हमने जो खाया है वो हमने ठीक से जैसा खाना चाहिए, शाम को लाइट भोजन होना चाहिए। हमने अगर हैवी भोजन कर लिया है तो हमें नींद नहीं आती है। और इलनेस क्यों आता है, बोलते बुखार क्यों होता है, तो बुखार भी इसी कारण से होता है कि हमने जो भोजन किया है वो भोजन या तो अच्छी तरह से पचा नहीं है, या कहीं जाकर अटका हुआ है, फंसा हुआ है, मल बन करके पड़ा हुआ है, तो वह फिर क्या करता है, हमें बुखार जैसा अनुभव होता है, ठीक नहीं है। तो इसका मतलब बॉडी कहती है कि शांत रहो, आराम करो, सुपाच्य भोजन करो, फिर आप ठीक हो जाओगे। तो ये सारे जो साइंस है वह रात्रि भोजन का बहुत रिलेटेड है, हमारा जो साइंटिफिकली रिलेटेड है। मतलब कहते हैं कि नेचर के अनुसार अपना रिदम बनाइए। बॉडी का जो हमारा रिदम है या हमारी एक्टिविटी है वो किसके अनुसार बनाइए, नेचर के अनुसार। मतलब नेचर यानी हमारी जो बॉडी पार्ट्स जो जिस समय मांगती है उस समय उसको वह देना है। जैसे हम बाकी सिस्टम में ध्यान रखती है, बहनें घर में ध्यान रखती है कि अभी बच्चे का टाइम ये है तो उसको भोजन बना के देना है या उसको नाश्ता देना है। पति का समय ये है तो उनको फटाफट क्या करना है योगिता जी, भोजन बना करके देना है, फिर वो शाम में आएंगे तो उनको पैक करके देना है। इसी तरह से और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए अलग से आप ध्यान रखते हो, या और कोई होते हैं गेस्ट वगैरह तो उनके लिए अलग से ध्यान रखते। तो ये आप एक सिस्टम बनाते, एक सिस्टम से चलते हैं, एक चेन ऑफ सिस्टम है। इसी तरह बॉडी का भी चेन ऑफ सिस्टम है, यानी उसका भी अपना सिस्टम है कि उसको उस समय जो रिक्वायरमेंट है वो उसको देना जरूरी है। अगर हम नहीं दे रहे हैं
या हम कहीं पर कमजोर पड़ रहे हैं, वीकनेस हमारी है, कहीं हम उसको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, वो भी अपन जब आहार विज्ञान का पढ़ेंगे ना, तो हम पढ़ेंगे कि आहार किस तरह से हमारे शरीर को चाहिए, कौन सा आहार चाहिए, पथ्यकारी कौन सा होता है, ये सब बातें भी हमें आहार विज्ञान में आती। जैनिज्म के आहार विज्ञान में और भी बहुत सारी बातें आती है कि बैक्टीरिया फ्री हम भोजन कैसे कर सकते हैं। बैक्टीरिया फ्री भोजन होगा तो हमारे सेल्स का एक्टिवेशन प्रॉपर होगा, हमें न्यूट्रिशियस डाइट मिलेगी, उसको मतलब मन को भी फुलफिलमेंट होती है, स्टमक को भी फुलफिलमेंट होती है, ऑर्गन्स को भी फुलफिलमेंट होती है, संतोष होता है कि प्रॉपर खाया है, हम प्रॉपर वे में चल रहे हैं। तो बॉडी का जो इनर सिस्टम है उसको भी हमें समझ करके चलना चाहिए। और रात्रि भोजन के त्याग में इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात जो चलती है आजकल, तो उसमें कहते हैं कि एटलीस्ट 14 आवर्स तो भी हमारा पेट खाली रहना चाहिए। मतलब जैसे हम सूर्यास्त से सूर्योदय का टाइम होता है, तो 6 o'clock से 6 o'clock तक है ना, तो 6 to 6 12 o'clock मतलब 12 आवर्स का डे होता है। तो 12 आवर्स के डे के अंदर हमें उसकी सेटिंग कैसे कर लेना चाहिए कि जिससे हम सूर्यास्त तक हमारा खाना भी प्रॉपर होना चाहिए, पीना भी प्रॉपर होना चाहिए, हर घंटे में हम पानी भी पी रहे हैं, हर 2-3 आवर्स में हम छोटा छोटा कुछ अगर हमें फील हो रहा है कि हम भूख लग रही तो हम खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो छोटा स्मॉल मील्स जिसको बोलते हैं, स्मॉल स्नैकिंग वगैरह, तो इस तरह से हमें उसको भी डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद 12 आवर्स जो होते हैं आफ्टरनून मतलब इवनिंग के अंदर, इवनिंग में सनसेट के बाद जैसे 6 o'clock या 6:30, आजकल 6:30 को सनसेट होता है, तो सनराइज से सनसेट तक पूरा डिवाइड करके खाना जितना चाहिए हमने दे दिया शरीर को, पानी जितना चाहिए उसको दे दिया, फिर उसके बाद में जो पूरा दिन हमने दिया है उसको वर्कआउट करने के लिए शरीर को भी टाइम चाहिए ना, उसको हर पार्ट में सर्कुलेट करने को, वो भी एक मशीनरी है, इट नीड्स द टाइम, फिर उसको उसका टाइम मिल जाता है। तो सवेरे इसलिए अपने नवकाशी बोलते हैं ना, नवकाशी करना चाहिए, तो सूर्योदय के 48 मिनट के बाद में हमें कुछ खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, तो उससे पहले तक हमारा एक्सरसाइज हो जाना चाहिए, भगवत भजन हो जाना चाहिए, हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए, तब तक कर करा के फिर हमको खाना खा लेना चाहिए नवकाशी के साथ में। तो फिर उसका टाइमिंग इस तरह से सेट करके, और फिर उसके बाद में इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर 12 आवर्स 14 आवर्स अगर हम बिना कुछ खाए रहते हैं, तो फिर उसके बाद बॉडी उसका सर्कुलेशन वगैरह अच्छी तरह से करके आराम से, जैसे आप बैटरी रिचार्ज करते हैं या फोन रिचार्ज करते हैं, तो पूरी बैटरी फुल हो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं है, पूरा दिन अभी शाम तक तो फोन चलेगा, क्यों योगिता जी है ना, काम भी चलता है, मोबाइल भी चलता है, काम भी चलता है, इधर योगिता जी बैठे हो बोल रहे दोनों चलता है। तो इसी तरह से बॉडी में जब पूरे दिन हमने खाना दे दिया, अब टेंशन नहीं है हमको, 12 घंटे नहीं दिया ना, तो भी बॉडी आराम से वो जो लिया है उसका पूरा डाइजेस्ट करेगी, और डाइजेस्ट करने के बाद सुबह आप एकदम बाउल्स आपके क्लीन हो जाएंगे और आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे कि हाँ, अब जो भी भोजन आप डालोगे तो अच्छे से आपके पाचन तंत्र में जाएगा और पाचन अच्छी तरह से होगा। इतना साइंटिफिक रात्रि भोजन का त्याग है। तो और सबसे बड़ी बात, 12 आवर्स की फास्टिंग हो जाती है, तो महीने के अंदर 15 दिन हमारे बिना उपवास किए, न एकादशी कर रहे हैं, न एम्बिल कर रहे हैं, न भोजन का त्याग कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा, नहीं कुछ नहीं, तो भी क्या हो जाएगा, 15 उपवास हो जाएंगे, महीने के और 6 महीने उपवास। और अगर 1 साल का किया तो रात्रि भोजन का त्याग 6 महीने के उपवास का फल मिल जाता है, मतलब हो ही जाता है। आधा जो रात का पूरा टाइम अपने आप कट हो गया, तो उतना हमारा क्या हो जाएगा, तप हो जाएगा, और उसी तप का फल भी मिलता है, शरीर को भी फल मिलता है, और हमारे अशुभ कर्म के बंधन भी उससे कटते हैं।
अगर हम नहीं भी कुछ कर सकते हैं तो बोलते हैं अगर 48 नवकाशी करी तो एक उपवास का फल मिल जाता है। बिना उपवास किए भी एक उपवास के बराबर 48 नवकाशी मानी जाती है। तो ये साइंस है, यानी रात्रि भोजन का त्याग एक कोई गप नहीं है, वो एक साइंस है, बॉडी का भी साइंस है, प्लस खाने पीने का धार्मिक साइंस भी है, खाने पीने का साइंस भी है। तो इसलिए ये रात्रि भोजन बहुत लाभकारी है, बहुत हमारे लिए आरोग्य के लिए अच्छा है। अहिंसा की दृष्टि से बहुत सारे जीवों की बचत हो जाती है जो रात्रि में घूम करके बिना चाहे भी गिर सकते हैं किसी भी चीज में। कितना भी ध्यान रखेंगे तब भी कहीं ना कहीं से जीव आकर के गिरने की संभावना, पॉसिबिलिटीज रहती है। इसलिए रात्रि भोजन का ये विज्ञान अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप धीरे धीरे उसके ऊपर चलने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो ज्ञान जरूरी है, आपको ज्ञान मिला तो उससे आप विशेष रूप से सोच सकते हैं। तो आज का सेशन हम पूरा करते हैं, और आपको किसी को अगर कोई पूछने का है तो आप पूछ सकते हैं। मास्टर जी 8 दिन की सोच, रात्रि भोजन भी गुरुदेव की आज्ञा से 8 दिन के लिए योगिता जी ने रात्रि भोजन का संकल्प लिया है। दिव्यम रात्रि भोजन के त्याग का पचकान 10 बनते परिक्रमामी निंदा में करियामी अप्पा ने मोस बोलिए जी ने शासन देव की जय। 8 दिन से शुरू हो जाए। इधर क्वेश्चन पूछना। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, या किसी को कोई भावना है कि भावना बेन क्वेश्चन कुछ है? कुछ नथिंग। चलो एक स्टार्ट हो गया है। हाँ? योगिता जी ने स्टार्ट ले लिया है रात्रि भोजन का त्याग। वो इधर हमारे बाजू में ही बैठे हुए हैं। सबको दिखाई दे रहे हैं? जय श्री लास्ट वाला इंटरमीडिएट फास्टिंग का दिखा है। हाँ बोलिए। हाँ मासा मैं पिछले शनिवार का नहीं कर सकी थी, मैं गाँव गई थी इसलिए शादी में। हाँ अगर है हाँ मुझे इसके हाँ, आप है ना हमें ग्रुप पर डाल देना, भिजवा देंगे। ओके ओके मासा। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें भी देखो आयुर्वेद के बारे में बताया है। आयुर्वेद भी कहता है 6 to 10 AM कफ पीरियड होता है, तो इधर एक्सरसाइजिंग बताई है, व्यायाम। फिर 10 to 2 PM पित्त का रहता है, तो उस समय भूख लगती है तो अच्छे से खाना खाना चाहिए भरपेट। और फिर 2 to 6 PM वात का पीरियड है, तो स्नैकिंग बताइए, हल्का आहार लेना चाहिए। इसी तरह से रात्रि के साइकिल में 6 PM to 10 PM वापस कफ का समय है, इसीलिए उस समय अवॉइड करते हैं कि आप कोई भी दही, छाछ, ठंडा लिक्विड्स कुछ भी रात को मत लो, क्योंकि कफ पीरियड होता है। फिर 10 to 2 AM पित्त पीरियड होता है। देखो ये लीवर है ना, इसको सबको रिपेयरिंग, ये बोलते रिपेयर, उस समय ये रिप्लेनिशमेंट एंड रिपेयरिंग का टाइम है इसका। 2 to 6 वात पीरियड होता है अगेन, तो उस समय देखो ये इंटेस्टाइन बताया है कि उस समय इसको आप केवल वात के समय में क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको भगवत भजन, उठ भी गए तो कुछ ना कुछ अच्छा स्वाध्याय पढ़ना चाहिए या जाप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो उससे ये समय आपका अच्छा सुबह का निकलता है। तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग की दिनचर्या जो आयुर्वेद के अनुसार है, ये सारी आपको मैंने पीपीटी बताई है हेल्थ क्लॉक में। तो ये सब हमें उसी को पुष्ट करती है कि रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए इस तरह से। और हाँ बोलिए ना, बोलो। गुरनी मैया से पूछना था कि जैसे रात्रि खाने से आपने बता दिया कि ये टाइम पे ये खाने से ये होता है, पानी का भी ऐसे होता है कि पानी अगर रात में ये टाइम पे भी पानी अगर पिए तो वही इफेक्ट होते हैं? पानी का भी साथ में ही रहता है, आहार और पानी साथ साथ में ही, एक मतलब हर ऐसा कहते हैं कि 3 घंटे कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद ही आपको भूख लगनी चाहिए, इस तरह से आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए। पानी तो हर घंटे के बाद पानी तो पीना ही चाहिए।
और रात्रि को भी पानी मनाही करते हैं मोस्टली, किडनी के ऊपर इफेक्ट करती है, तो 8 से 9 बजे तक तो पानी का खत्म हो ही जाना चाहिए, ऐसा हेल्थ डॉक्टर्स कहते हैं। अपने यहाँ पे तो सूर्यास्त के बाद ही मना कर लेते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं डॉक्टर्स की आप 8 to 9 o'clock तक पानी का भी फिनिश कर देना चाहिए, ताकि वो बाद में फिर स्लीप के लिए अच्छा प्रॉपर स्लीप मिलती है, रेस्ट मिलता है। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको प्रॉपर स्लीप हो, तो ऑर्गन्स भी अपने अपने कार्य अच्छे से कर लेते हैं और आपकी स्लीप भी अच्छी तरह हो जाती है। और नेक्स्ट आपको बताया इस सेशन में आपको वर्ड पजल रहेंगे। आगम के ऊपर आपको वर्ड पजल रहेगा, गेम्स रहेगा, और वो ही आपका वर्क रहेगा, वर्कआउट असाइनमेंट का अलग से आपको वर्कआउट के लिए नहीं दिया जाएगा, उसी में वर्कआउट होगा और वही मार्क्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे असाइनमेंट में। मतलब 8 दिन आपको लिखने की टेंशन नहीं है। नेक्स्ट टाइम में जो हम देने वाले हैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट रहेगा, जो उसी समय रहेगा, पहले बताएंगे फिर आपको उसी समय उस क्लास में आपको बताया जाएगा नाटक के बारे में, जो नाटक करना है। जैसे प्रशंसा जी ने बताया कि प्राकृत की जो वोकाबुलरी है या वो जो कराने वाली है नाटक के ऊपर, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको वो कराया जाएगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में आपको सभी का एंजॉय करना है। ड्रामा और हाँ, उस क्लास में आपको एंजॉयमेंट करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपका मार्क्स भी उसमें सब इंक्लूड हो जाएंगे। प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग रहेगा नेक्स्ट 2 क्लासेस, इसलिए आप मिस मत करना कोई भी। और आज का सेशन सबने एंजॉय किया होगा, सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगा आज का क्लास। नमो अर्यंतानम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। एक साथ बोलिए मथेन वंदामि, वंदामि, श्रद्धा पूर्वक बोलिए मथेन वंदामि, विनय पूर्वक बोलिए मथेन वंदामि। हाँ, एक सूचना है, गुरु वंदन का हर एक बार एक एक पार्टिसिपेंट बोलेंगे। जैसे आज योगिता जी ने बोला है, वैसे ये गुरु वंदन शॉर्ट का स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक एक। अब नेक्स्ट टाइम कौन बोलेगा? पार्टिसिपेंट बोलने वाले हैं। नेक्स्ट टाइम कौन बोलेगा? समीक्षा चलेगा, नेक्स्ट टाइम समीक्षा बोलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट के लिए भी अपना अपना नाम देते रहना। हाँ, और हाँ एक सूचना है कि जिसने असाइनमेंट दोनों क्लास के और आज की क्लास का हम भेज देंगे, तो जिसने नहीं दिए दोनों क्लास के वो भी कंप्लीट करके हमें असाइनमेंट गुरुवार तक दे दीजिए, और इस क्लास का भी असाइनमेंट कंप्लीट करके गुरुवार तक थर्सडे तक हमारे पास भेज दीजिए। हमें करेक्शन करना है, उसके अंदर आपकी मार्किंग करनी है। तो उसका मेरा ना से पिछले बार का सैटरडे का क्लास छूट गया, मैं शादी में गई थी, तो वो कैसे करूं? आप कौन बोल रहे हैं? छाया। तो अच्छा, नहीं तो उसका आपको कैसे करना है, आप बात कर लीजिए हमारे से, पर्सनल बात कर लेना। ठीक है। हाँ, ओके, लीव करें मीटिंग। गुरनी मैया आपसे पूछना चाहे कि आप ये नोट्स देने वाले हैं ना जो रात्रि भोजन का है? यस, वो सब देने वाले हैं।
हाँ उसका दे देंगे और उसका असाइनमेंट के लिए आपको क्वेश्चंस भी दे देंगे। वो आपको ग्रुप पर शेयर कर देंगे। ओके यस। हाँ और आप सभी जो हैं जितने पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी अपने ग्रुप में हैं सभी को आप बोलिए कि क्लास आप अटेंड करिए, नहीं तो मिस हो रही है क्लास जिसकी, तो एक दूसरे को आप बोलिए तो वो सब अटेंड करेंगे, नहीं तो वापस क्लासेस नहीं होगी उनकी। नामी गली मैया। हाँ हाँ तो शेयरिंग कर दो ना। हाँ अभी लीव मीटिंग एंड करें मीटिंग।